चैप्टर 14 एटमॉस्फेयर में आज का जो हमारा टॉपिक है 14.3.2 बेसिकली हमने कंटिन्यू करना है और इसमें जो हमारा सब टॉपिक आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है। ग्लोबल वार्मिंग से पहले हमने बात की थी ग्रीन हाउस इफेक्ट की। थोड़ा बहुत मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। सपोज करें हमारे पास ये अर्थ है, हमने बहुत डिटेल में बात की है, और ये हमारे पास एटमॉस्फेयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ हमारे पास वाटर के वेपर्स हैं। ये हमारे पास सन है, सन से हमारे पास विजिबल लाइट और हीट रेज एमिट होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हीट रेज और विजिबल रेडिएशन को पास करने देते हैं। इट मीन्स कि हीट रेज और विजिबल रेडिएशन जो हमारे पास हैं अर्थ तक पहुंच जाती हैं, और अर्थ से हमारे पास क्या काम हो जाता है, IR रेडिएशंस ये भी एमिट होती हैं, और हीट रेज में से जो कुछ रेज हैं वो बाउंसिंग बैक एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। क्लियर। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स IR रेडिएशन को पास नहीं करने देते, इनको ट्रैप कर देते, इनको स्पेस में जाने नहीं देते। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स में IR रेडिएशन की एब्जॉर्बमेंट की वजह से, और सेकंड कुछ हीट रेज की बाउंसिंग बैक टू द एटमॉस्फेयर की वजह से क्या काम हो जाता है, ये हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इस फिनोमेना को हमने नाम दिया था ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने बात करनी है। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, बेसिकली ये एयर पोल्यूटेंट नहीं है। क्लियर। ना ये पॉइजनस गैस है, बल्कि ये प्लांट्स के लिए एक बेनिफिशियल गैस है। एक हमारे पास प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है ये। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि प्लांट्स इसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते होते हैं। जिस तरह हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, इनहेलेशन के बाद क्या होता है, इस ऑक्सीजन को हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ करते होते हैं। जैसे हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट में बात की थी कि हमारे पास अगर फूड में ग्लूकोज प्रेजेंट है C6H12O6, तो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है। हमारे पास क्या चीज़ बन जाता है, हमारे पास बन जाते हैं 6CO2, 6 हमारे पास H2O बनते हैं, साथ हमारे पास थोड़ी बहुत एनर्जी भी हमें मिल जाती है। क्लियर हो गई बात। और ये एनर्जी डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते होते हैं। क्लियर। अब इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। क्लियर। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं। अब प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, प्लांट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ हमारे पास वाटर जो है, ये हमारे पास वाटर जो है ये आपस में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, लीफ में एक ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स सनलाइट की प्रेजेंस में मिलते हैं, क्या चीज़ बना लेते हैं, हमारे पास ग्लूकोज बना लेते हैं। और ये जो ग्लूकोज है ये प्लांट्स एज अ फूड यूज़ करते होते हैं। ठीक। ये हमारे पास C6H12 साथ O6 और साथ हमारे पास ऑक्सीजन पैदा होता है। क्लियर। अब ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को प्लांट्स क्या काम करते होते हैं, इसको एक्सहेल करते हैं, और ये ऑक्सीजन अगेन हम क्या काम करते होते हैं, इसको अगेन हम इनहेल करते होते हैं। इस तरह इनहेलेशन एक्सहेलेशन का सिलसिला जारी रहता है, और हमारे पास एक प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एक बैलेंस कायम रहता है। क्लियर। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास है ये एक बेनिफिशियल है प्लांट्स के लिए, क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। क्लियर। और ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम डेफिनेशन करेंगे, उस डेफिनेशन के हिसाब से फिर आगे जाके हम कंटिन्यू करते हैं। क्लियर। सो ग्लोबल वार्मिंग हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द इंक्रीज in Earth's average temperature due to build-up of greenhouse gases in the atmosphere.
क्लियर। ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू बिल्डअप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएं तो उसकी वजह से क्या काम हो जाता है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते होते हैं। दोनों के बीच में फ़र्क का आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। क्लियर। सो आगे जाके ग्लोबल वार्मिंग को हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमने अगला पॉइंट जो डिस्कस करना है, एक हमारे पास होता है रेट ऑफ रिमूवल और एक हमारे पास है रेट ऑफ एडिशन। अब ये दोनों क्या चीज है, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू रेट ऑफ एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में जितना कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है, जिस स्पीड के साथ ऐड हो रहा है, उसी स्पीड के साथ अगर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाए तो हमारे पास ये नेचुरल बैलेंस कायम रहेगा, कोई हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट नहीं होती। क्लियर। लेकिन होता क्या है, सबसे पहले हम रेट ऑफ रिमूवल के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कैसे होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कैसे होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो रेट ऑफ एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ऐड कैसे होता है। सबसे पहले हमारे पास जो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये बहुत मेन वजह है हमारे पास एक एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन की, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर। सो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से क्या काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड होता रहता है। रिमूवल कैसे होती है, रिमूवल हमारे पास होती है फोटोसिंथेसिस के जरिए। प्लांट्स क्या काम करते होते हैं, प्लांट्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ करते होते हैं। इस तरीके से हमारे पास एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए रिमूव होता रहता है। क्लियर। सो अगर हमारे पास जितना कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है एटमॉस्फेयर में और जिस स्पीड के साथ ऐड हो रहा है, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड और उतनी ही स्पीड के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिमूव होता है तो नेचुरल बैलेंस हमारे पास सस्टेन रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास क्रिएट नहीं होती। क्लियर हो गई बात। लेकिन आजकल ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास क्रिएट होने शुरू हो गई है, बल्कि हो चुकी हुई है। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है ये बहुत हाईयर रेट के साथ हो रहा है। क्लियर। दूसरी तरफ हमारे पास जो प्लांट्स हैं, हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जंगलात की कटाई भी आजकल हो रही है। तो जंगलात की कटाई अगर हमारे पास होगी तो इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड उस स्पीड के साथ रिमूव नहीं होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। प्लांट्स हैं नहीं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होना है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव भी नहीं होगा। इट मीन्स के बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर। सो क्या काम है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और डिफॉरेस्टेशन, ये दो मेन रीज़न है किसके लिए, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए दो मेन रीज़न है। फॉसिल फ्यूल की बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। लेकिन दूसरे साइड पे हमारे पास जो रेट ऑफ रिमूवल है वो उस रेट के साथ नहीं हो रहा जिस रेट के साथ एडिशन हो रही है। और रेट ऑफ रिमूवल उस रेट के साथ क्यों नहीं होता, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, प्लांट्स जंगलात की कटाई हो रही है। जंगलात की कटाई क्यों हो रही है, पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम रोज़ बरोज़ इंडस्ट्री लगाते जा रहे हैं और जंगलात की जो हम कटाई वो कंटिन्यू होती जा रही है। क्लियर हो गई बात। सो अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाएगी, इट मीन्स कि फिर IR रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और क्या काम हो जाएगा, हमारे पास टेम्परेचर
बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी IR रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन उतनी ही ज़्यादा होगी और क्या काम हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हीट एनर्जी को स्पेस में जाने नहीं देगा, अपने अंदर ट्रैप करके रखेगा। इस वजह से अर्थ का जो हमारे पास सरफेस का टेम्परेचर है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और रात के वक्त इवन ये हमारे पास कूलिंग इफेक्ट रात को भी पैदा नहीं होता। क्लियर होगी बात। सो इट्स ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। और ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने आपको पहले बताया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमारे पास है नॉर्मल लेवल जब कार्बन डाइऑक्साइड की होती है तो उसमें भी सेम यही फिनोमेना है कि IR रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन की वजह से टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। और वो नेचुरल, हमने कहा था कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़रूरी है अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अगर इन केस नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो हमारे पास अर्थ जो है वो अनइनहेबिटेबल हो जाएगा। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो -20 या फिर -40 ये होना था, जिसकी वजह से ज़मीन पे ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन हो जाना था। लेकिन नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन दूसरे साइड पे आप देख लें, अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, क्लियर हो गई बात, बहुत ज़्यादा हो जाए तो IR रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन्स कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या काम हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी और बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है। सो इट्स ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 14 एटमॉस्फेयर में आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 14.3.2 इसी का सब टॉपिक है। और यहाँ पे मैंने नंबर लगाया हुआ है 2 क्योंकि किताब में यहाँ पे 2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो टॉपिक जो हमारा है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र के ऑक्साइड्स को आज हमने डिस्कस करना है। बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है इसकी SOX। क्लियर। और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक हमारे पास होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड और दूसरा हमारे पास होता है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। क्लियर। अब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र जो है इसके सोर्सेज क्या हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से आते हैं। क्लियर। सो सबसे मेन जो हमारे पास सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग। अब फॉसिल फ्यूल्स में क्या चीज़ इंक्लूड हैं, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्लियर। एक हमारे पास होता है पेट्रोलियम, सेकंड हमारे पास इसमें होता है कोल और तीसरा हमारे पास क्या चीज़ है, इसमें हमारे पास है नेचुरल गैस। अब ये जो पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस है, इन तीनों के अंदर क्या चीज़ मौजूद होता है, इन तीनों के अंदर सल्फ़र मौजूद होता है। और जब पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस की बर्निंग की जाती है, कहाँ पे की जाती है, इसकी बर्निंग होती है मोटर व्हीकल्स में, व्हीकल्स। सेकंड नंबर पे हमारे पास पावर स्टेशन में भी इनकी बर्निंग होती है और तीसरे नंबर पे फॉसिल फ्यूल्स की जो बर्निंग होती है वो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ मतलब कि फैक्ट्रीज़, कारखाने वगैरह में भी इसकी बर्निंग होती है। तो जब इनकी हमारे पास बर्निंग होती है पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस मोटर व्हीकल्स, पावर स्टेशन और इंडस्ट्रीज़ में, तो क्या चीज़ हो जाता है हमारे पास, वहाँ से जो सल्फ़र होता है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस में सल्फ़र मौजूद है, जब इनकी बर्निंग होती है तो वहाँ से हमारे पास सल्फ़र रिलीज़ होता है और ये सल्फ़र एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इमीडिएटली रिएक्शन करके क्या चीज़ बना लेते हैं, हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस कहाँ पर चली जाती है, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में चली जाती है। क्लियर हो गई बात। दूसरा हमारे पास जो इसका सोर्स है वोल्केनिक एरप्शन, आतिशफिशा पहाड़ का फटना, ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है सल्फर के ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वोल्केनिक इरप्शन। तीसरा जो हमारे पास एक सोर्स है ऑर्गेनिक मैटर की बैक्टीरियल डिके की वजह से भी जो है उससे भी हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये कुछ हमारे पास सोर्सेज हैं सल्फर के ऑक्साइड्स की। क्लियर। लेकिन जो हमारे पास 80% सल्फर डाइऑक्साइड है वो कहाँ से, वो पेट्रोलियम और कोल के प्रोडक्ट्स की बर्निंग की वजह से रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। अगेन आई एम टेलिंग यू 80%
सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में जो रिलीज होता है वो कहाँ से आता है, वो पेट्रोलियम और कोल की बर्निंग की वजह से आता है। क्लियर हो गई बात। सो इसके बाद हम चलते हैं इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिखा भी है इफेक्ट्स ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के क्या इफेक्ट्स होते हैं। सो एक दो प्रॉपर्टीज भी गिवन है सल्फर डाइऑक्साइड की, कि सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारे पास है ये बिल्कुल एक कलरलेस गैस है और इसकी जो स्मेल होती है वो इरिटेटिंग स्मेल होती है। इफेक्ट्स ऑफ SO2। सो इसमें एक दो प्रॉपर्टीज गिवन है सल्फर डाइऑक्साइड की। क्या चीज़ है हमारे पास, ये एक कलरलेस गैस है। दूसरी बात, इसकी जो स्मेल होती है क्या होती है, वो हमारे पास एक इरिटेटिंग स्मेल होती है इसकी। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके जो हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं, अगर इसको इनहेल किया जाए तो ये क्या चीज़ का करते होते हैं, ये हमारे पास सफोकेशन को कॉज करते होते हैं। और अगर कॉन्टीन्यूसली किया जाए तो एट द एंड हमारे पास इससे डेथ जो है वो भी कॉज हो सकती है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद हमारे पास जो है इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इसको भी कॉज करता होता है। और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर जो है किस में कॉज करता है, एस्थमेटिक पीपल जो होते हैं उसमें और भी ज़्यादा नुकसान होता है इसका। क्लियर हो गई बात। इसके बाद एक और जो इसका इफेक्ट है कि सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाके वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बना लेते हैं, पहले सल्फरस एसिड बनाता है, उसके बाद मज़ीद ऑक्सीडेशन हो जाती है तो क्या चीज़ बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये जो है बिल्डिंग्स और वेजिटेशन वगैरह को डैमेज करता होता है। एसिड रेन में इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड इफेक्ट्स ऑफ SO2। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को डिस्कस करना है। क्लियर। चैप्टर 14 एटमॉस्फेयर में आज का जो हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बेसिकली सब टॉपिक है 14.3.2 का और 3-4 मिनट की बात करेंगे इसके बारे में हम। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है बेसिकली अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NOx से। क्लियर। और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ इंक्लूड है, इसमें हमारे पास यहाँ पे किताब में जो है एक हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दोनों नाम आप दे सकते हैं, और दूसरा हमारे पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के सोर्सेज क्या हैं, अगर हम नेचुरल की बात करें कि नेचुरली हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो नेचुरली हमारे पास थंडर स्टॉर्म्स के दौरान जो लाइटनिंग होती है उस लाइटनिंग से जो हीट एनर्जी रिलीज होती है वो हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बना लेते हैं। जो गरज चमक वाली बारिश होती है, गरज चमक में जो हमारे पास बिजली चमकती है उस बिजली के चमकने से एक हीट एनर्जी रिलीज होती है। वो हीट एनर्जी क्या काम करती है, वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करवा के क्या चीज़ बना लेते हैं, हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बना लेते हैं। कैसे, उस हीट एनर्जी के प्रेजेंस में हमारे पास N2 + O2 कंबाइन होकर क्या चीज़ बना लेते हैं, 2NO। क्लियर। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर। ये हमारे पास नेचुरली ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर। दूसरा जो सब के लिए कॉमन है, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग। क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स में क्या चीज़ होता है, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद होता है, और जब कंबस्शन इंजन्स में, पावर स्टेशंस में, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कंबस्शन इंजन्स, दूसरे नंबर पे हमारे पास पावर स्टेशंस, और तीसरा हमारे पास इंडस्ट्रीज। सो कंबस्शन इंजन्स, पावर स्टेशंस और इंडस्ट्रीज़ में जब फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की जाती है तो क्या हो जाता है, हमारे पास नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं, क्या चीज़ बना लेते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बना लेते हैं। पहले हमारे पास क्या बनता है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास बर्निंग होती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कम्बिनेशन से क्या चीज़ बनता है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसी कॉम्बिनेशन से हमारे पास बन जाता है 2NO, मतलब कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड इमीडिएटली क्विकली हमारे पास क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन के साथ हमारे पास रिएक्शन कर लेता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के रिजल्ट में ये क्या चीज़ बना लेता है कि हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। मैं इधर ही कर लेता हूँ रिएक्शन, आपने सेपरेट कर लेना है, चलो बल्कि हम भी सेपरेट कर लेते हैं। ये हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये क्विकली इमीडिएटली ऑक्सीजन के साथ मज़ीद रिएक्शन करके इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, क्या चीज़ हमारे पास बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये ब्राउन कलर का एक पॉइजन किस्म का गैस है, ब्राउन कलर इसका होता है और बहुत पॉइजनस गैस है। क्लियर। सो ये हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बेसिक सोर्सेज हैं और इसके जो कुछ एक दो इफ़ेक्ट्स हैं। नाइट्रोजन जो हमारे पास ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बना लेता है, ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड बनाता है, HNO3 बनाता है। और ये जो नाइट्रिक एसिड ये एसिड रेन को कॉज करता है और फिर एसिड रेन के मज़ीद बिल्डिंग्स वगैरह वेजिटेशन वगैरह को भी डैमेज करते हैं। ये इंशाल्लाह एसिड रेन के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करते होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स इट्स ऑल अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसके बाद इंशाल्लाह हमने एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। वैसे इस चैप्टर में हमारे पास ये कोई बात है नहीं, लेकिन हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक लेक्चर इस पर भी बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है।